चलिए तो शुरू करते हैं अपन। बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है आपका, सामान्यतः है इसमें क्वेश्चन जिस तरह से आते हैं वो चीज़ों को अपन देख लेंगे। टॉपिक का नाम है ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया। ब्रिटिश शासन एक पॉइंट कहलाता उसका, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कहलाता भारतीयों की प्रतिक्रिया। ब्रिटिश शासन यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने में दोनों चीज़ें जाएंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, EIC भी आएगी, प्लस बाद में जो ब्रिटिश संसद का राज यहाँ पर आ जाएगा, महारानी विक्टोरिया से लेकर सभी उनका, यानी कि वहाँ के जो पार्लियामेंट है उसका राज, ये दोनों पॉइंट आपके आ जाएंगे। 1857 के पहले, 1857 के बाद भारतीयों की प्रतिक्रिया। पहला पॉइंट ये होता है कि भारतीय का मतलब यहाँ पर क्या है कि उस भारतीय में कौन कौन आते हैं। सामान्यतः अपन ये पढ़ते हैं कि जो भी विद्रोह वगैरह हुए, जो आंदोलन हुए, सिर्फ वही अपन भारतीय पढ़ रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है आपके लिए कि देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन यदि आपसे पूछ रहा है कि जब ये सब चीज़ें होने वाली हैं या जब ये सब चीज़ें हुई तो किसानों का जो आंदोलन था या विद्रोह था वो किस प्रकार से हुआ, जो जनजाति थी उनका विद्रोह किस प्रकार से हुआ, ये पूछ रहा है, या वो कुछ और ही पॉइंट पूछ रहा है। ये थोड़ी सा देखने वाला एक बिंदु होता है अपने आप में। तो इसलिए क्वेश्चन को हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भारतीयों की प्रतिक्रिया से यहाँ पर आशय क्या हो रहा है, किस चीज़ को लेकर वो पॉइंट आउट करके क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है। चलिए तो भारतीय में कौन कौन आ जाने वाले हैं, तो भारतीय में सभी आ जाने वाले हैं। यहाँ पर देख लेते हैं एक एक करके। किसानों ने आंदोलन किया, इसका मतलब है किसान आ जाएंगे। राजे रजवाड़ों ने भी कोई ना कोई प्रतिक्रिया होगी, वो आ जाएंगे, चाहे 1857 का विद्रोह हो, चाहे अन्य चीज़ें हों। अनेक सैनिक जो ब्रिटिश सेना में थे उनकी भी प्रतिक्रिया हो, मंगल पांडे। कुछ ऐसे भी होंगे या बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको भारतीय फौजों से निकाल दिया गया, उनकी प्रतिक्रिया। आम नागरिक की क्या प्रतिक्रिया हुई, जनजाति वर्ग की क्या प्रतिक्रिया हुई, शिक्षित लोगों की क्या थी, अशिक्षित लोगों की क्या थी, उद्योगों के कर्मचारियों की क्या थी, व्यापारियों की क्या थी, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब भारतीय कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने कितना बड़ा काल लिया है, 1757 यानी प्लासी के युद्ध से लेकर आपने 1947 तक का काल लिया है साहब। ये उसका मीनिंग कहलाया जाता है। यदि केवल क्वेश्चन क्या दिया जाए, भारतीयों की प्रतिक्रिया बताओ, तो क्वेश्चन में अपन को पॉइंट को समझना पड़ता है, शब्दों को समझना पड़ता है कि पूछ क्या रहे हैं। वह पूछ रहे हैं भारतीयों की प्रतिक्रिया सभी की आएंगी। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन इसमें आ जाता है कई बार कि किसानों का विद्रोह हुआ, उसके कारण क्या थे। क्वेश्चन यही है एक्चुअली कि किसानों की प्रतिक्रिया पूछ रहा है वो आपसे, लेकिन स्पेसिफाइड कर रहा है केवल किसानों का पूछ रहा है, ना जनजाति पूछ रहा है, ना ही आपसे किसी अन्य के बारे में पूछ रहा है, वो सिर्फ किसानों के बारे में पूछ रहा है कि क्या कहती प्रतिक्रिया हुई साहब। ठीक है, यही चीज़ हो जाएगी क्वेश्चन के साथ। जनजातियों के विद्रोह बताइए अंग्रेजों के काल में हुए, इसका मतलब क्या है, वह आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है जनजातियों के विद्रोह पर बताइए, बाकी अन्य विषयों पर बातचीत मत करिए साहब। ठीक है, तो एक एक करके अपन चीज़ों को देख लेते हैं। समझने वाली बात है, मैंने किसानों को नंबर 1 क्यों लिखा है, क्योंकि भारत में तब भी और आज भी सबसे ज़्यादा जो आबादी की है वह किसानों की है। भारत गाँवों में बसता है, गाँव में मैक्सिमम किसान हमको देखने को मिलने वाले हैं, यानी किसानों का देश है। आज भी भारत की आबादी 50% कृषि पर आश्रित है, किसानों का देश कहलाएगा। उस ज़माने में तो और भी बड़ी आबादी इस पर आश्रित हुआ करती थी, उसका भी नहीं होता है। तो एक एक करके अपन यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले किसानों का और फिर उसके पश्चात में हम देखेंगे अन्य चीज़ों का। किसानों की प्रतिक्रिया में यदि हम देखें तो किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होने वाला है। पहला अत्याचार तो है ज़्यादा लगान। लगान की बहुत सारी ऐसी बढ़ी हुई दरें। दूसरी, अंग्रेज़ों की ऐसी व्यवस्थाएं थी, शासन व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम उनका ऐसा था, चाहे जमींदारी व्यवस्था की आप बात कर लो, चाहे महलवाड़ी बोल लीजिए, चाहे रैयतवाड़ी ही क्यों, नाम को लगता है रैयतवाड़ी है ये, लेकिन शोषण इसमें भी भरपूर होता था। इसमें सबसे ज़्यादा प्रकोप होने वाला है किसका, जमींदारी और महलवाड़ी का। जमींदारी यानी जमींदार को किसान के ऊपर मालिकाना हक दे दिया गया, यानी ज़मीनों का मालिक किसको मान लिया गया, किसानों के बजाय अंग्रेज़ों ने इनको मान लिया। अंग्रेज़ों को इन सब व्यवस्थाओं से अपने अपने फ़ायदे थे, यही वजह कि उन्होंने इन व्यवस्थाओं को लेकर वो चले साहब। सीधी सी बात तो ये है। अंततः होने वाला ये है कि कंपनी को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को उस ज़माने में एक हिस्सा चाहिए लगान का, जो कि बहुत बड़ा था। ठीक, दूसरा हिस्सा कहलाता साहब जो कि जमींदारों के जिम्मे जाएगा साहब। यदि समय पर लगान नहीं दिया जाएगा तो ज़मीन हो जाने वाली है जब्त। ज़मीन जब्त करने का काम कौन करेगा, ये जमींदार करेगा। करवा कौन रही है, जो कि सरकार है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। चाहे बाद में आप देखो
ब्रिटिश पार्लियामेंट खुद ही क्यों ना हो। सीधी सी बात है कि मेहनत करे किसान, जेब में जाए धन किसके, इन दो लोगों के, जबकि दोनों क्या है, अनुत्पादक वर्ग कहलाते हैं। बहुत सारे कानून भी लाए जाएंगे, कठोर व्यवस्थाएं भी लेकर आएंगी। कानूनों में कुछ बुरी बातें जो थीं उनको की पॉइंट में ध्यान रखना। 50 बुरी बातें थीं और 50 में से आप 50 की 50 नहीं लिख पाओगे, चंद बातों को ध्यान रखना चाहिए। ब्रिटिश शासन के पहले भारत में लगान व्यवस्था तब भी होती थी, तब भी किसानों से लगान लिया जाता था, किसानों की हालत उतनी अच्छी नहीं कहलाती थी। लेकिन ब्रिटिश काल में तो ये बहुत ही बुरी हो जाएगी। क्यों ऐसा हुआ? कई वजह। पहली, उनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मालिकाना हक ज़मींदारों को दे दिया जाना था, यानी किसानों से ज़मीन छीनी जाएगी। तो किसानों से जब ज़मीन छीनोगे तो आप उनको क्या बना दे रहे हो? आप उनको मजदूर बना दे रहे हो। ऐसे आपने अनेक कानून बनाए, चाहे आप बात करें रेवेन्यू का कानून देखें, 10/11 हिस्सा कंपनी रखती थी, ये हिस्सा ये रखते थे, बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता था। दूसरा आप देख लें, कैश में ही जमा करने का नियम, यानी जो रेवेन्यू जमा किया जाएगा वह किस में जमा किया जाएगा? कैश में जमा किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अंग्रेज़ों के पहले व्यवस्था ये थी कि आप कैश में भी रेवेन्यू यानी कि लगान जमा कर सकते हो। आप चाहो, कैश नहीं है आपके पास में तो आप अनाज के रूप में भी लगान जमा कर सकते हो। ये व्यवस्थाएं हुआ करती थी। अंग्रेज़ों ने इसको पूरी तरह से बदल दिया। इस पर भी आप लेकर आ गए साहब जी, एक डेट सिस्टम लेकर आ गए। अगर आप कानून का नाम देखना चाहते हो उसको बोलते हैं साहब सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ, सनसेट लॉ, यानी उस दिनांक को सूर्य डूबने के पहले तक यदि हमारे पास में लगान आ गया तब तो ज़मीन आपकी बच जाएगी, वरना उसके बाद में 1 घंटे बाद भी आप लेकर आते हो तो ज़मीन तो आपकी गई साहब। लगान भी अंग्रेज रख लेंगे और ज़मीन भी रख लेने वाले, सच बात तो ये है साहब। और फिर वो ज़मीन ट्रांसफ़र होती चली जाएगी। तो अंततः इसमें सट्टेबाजी की प्रक्रिया शुरू हो जाने वाली ज़मीनों पर। ज़मींदार होंगे तो उनको किसानों से अब ज़्यादा मतलब नहीं हो, क्योंकि नए ज़मींदार आ गए हैं। ज़मींदारों को ठेका पद्धति पर, ये पूरे क्या थे? ठेका सिस्टम था। इस ठेका सिस्टम पर लगान वसूली या लगान उगाही के अधिकार दिए जाएंगे। वो अपने साथ में लठैत वगैरह भी रखेंगे। ये निश्चित रूप से अंग्रेज़ों के पक्ष में काम करते, तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर, चाहे पुलिस हो चाहे जज हो, किसका पक्ष लेते थे? वो इन्हीं का पक्ष लेते थे साहब। आम आदमी की बहुत बुरी स्थिति, दुर्गति होने वाली है। ये सब कानूनी रूप से हो रहा है, आप देख रहे हैं। कैश में सूर्यास्त कानून, ज़मीनों का जब्त किया जाना, नई कानून व्यवस्था जिसमें नई अदालतें, उनके नए और जटिल कानून। आज का आम आदमी तो समझ नहीं पाता है साहब कानूनों को, 2021 का आदमी। उस ज़माने में जब अंग्रेज लेकर आए थे इन सब चीज़ों को, तो वो बेचारा किसान कहाँ से समझेगा, कितना समझेगा साहब। तो ये चीज़ें, लगान की दर इतनी ज़्यादा थी कि उसका शोषण होता था। कैश में जमा करना है तो फाइनली साहूकारों से, वह कर्ज लेने वाला है तो साहूकारों के कर्ज तले जब जाएगा, साहूकार उससे कहीं ना कहीं स्टाम्प पर एक अंगूठा लगवा लेंगे। अंततः साहूकारों के पास में जाने वाले किसान की ज़मीन बचेगी ही नहीं। 100 एकड़ ज़मीन में से पता चला 40 बची, 30 बची, 20 बची, किसी की तो उतनी भी नहीं बचने वाली है, क्योंकि इनका जो मुख्य ध्येय होता था किसानों का ही शोषण। यानी हर कोई किसका शोषण कर रहा है? इनका। अंततः वो जाएँ तो जाएँ कहाँ? पुलिस के पास जाएँ, कानून व्यवस्था के पास में जाएँ, न्यायपालिका के पास जाएँ, कोई खास सुनवाई अंततः नहीं होने वाली है। तो जब कोई विकल्प नहीं बचेगा तो अंततः वो क्या करने वाले हैं साहब? विद्रोह करने वाले हैं। और एक मानसिक स्थिति बन जाएगी, एक सोच, एक अवधारणा ही बन जाएगी, बोले इनके पास सुनवाई से कोई मतलब नहीं, कुछ होने वाला नहीं है साहब। ये सबसे बुरी स्थिति कहलाती है। फलतः वो क्या करने वाले हैं साहब? विद्रोह। तो ऑलरेडी किसान जो थे साहूकारों के कर्ज तले दबे हैं, यानी कर्जदार हो चुके हैं। अभी भी गवर्नमेंट भरपूर लगान ले रही है, कैश में ले रही है। साथ ही साथ कुछ और आपदाएं भी आ रही हैं, अकाल, सूखा, ये सभी स्थितियाँ। अगर कोई वेलफेयर गवर्नमेंट होती तो वो कहती साहब क्या कि आपको रियायत देते हैं हम, इस साल आपको टैक्स नहीं देना, नो लगान। अंग्रेज़ों का क्या था? अकाल पड़े चाहे भुखमरी की स्थिति हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो नगद में पैसा चाहिए, क्योंकि हमें तो इंग्लैंड लेकर भागना है साहब। तो फाइनली ये इतनी बुरी सिचुएशन वहाँ हमको देखने को मिलती है। तो अंततः कोई विकल्प ही नहीं बचने वाला है, तो किसान अब यहाँ पर आंदोलन करने वाले हैं, बिचौलियों के खिलाफ भी करेंगे। और अंततः कई जगह पर हम देखेंगे कि
विद्रोह में वह अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वाले हैं। 1857 के विद्रोह के लिए बहुत ही फेमस कोटेशन कहलाता है, जो कि मोटे तौर पर आप लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा विद्रोह का प्रभाव हुआ कहाँ, अवध क्षेत्र में, यानी यूपी बिहार वाला जो क्षेत्र कहलाता है, इस पूरे के पूरे बेल्ट में हुआ। उनके लिए कहा जाता है कि साहब वहाँ पर जो किसान थे वो बिना वर्दी के सैनिक थे। क्यों? क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा भर्ती होते थे सेनाओं में। अनेक रजवाड़ों की फ़ौजों में ये हुआ करते थे, उनको भी आपने हटा दिया फौज से, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया। ब्रिटिश फौज बस रहने वाली गिनी चुनी थी वहाँ। तो फाइनली वो लोग क्या करने लगे, वो खेती किसानी करने लगे। तो जब भी विद्रोह हुआ तो उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले हैं, क्योंकि असंतोष इससे पूरा का पूरा जनरेट हो चुका था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, पहले से ही था। अब उस असंतोष को व्यक्त करने का जो माध्यम मिला वो उसके साथ में शामिल हो जाने वाले हैं। तो ये प्रतिक्रिया हमको देखने के लिए मिलती है। इसमें जो 3 सबसे खास, 3 से 4 जो सबसे खास आंदोलन हैं, आप उनको बता सकते हैं कौन कौन से हैं। बिल्कुल बिगिनिंग से यदि हम देखें, बिल्कुल शुरुआत से आप देख लेना चाहे, वैसे तो मोटे मोटे कानून आप बताइए या मोटे मोटे विद्रोह ही आपको बताना चाहिए। एक कहलाता है नील आंदोलन। यही क्यों उठा रहा हूँ मैं, इसमें खास बात है कुछ। नील आंदोलन 1860, इसके पहले 1857 का विद्रोह हो चुका है, उसमें भरपूर किसानों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है साहब, क्लियर है ये वाली बात। इसके पहले और भी कई छोटे छोटे विद्रोह हुए हैं जो क्षेत्रों तक सीमित थे, उसको हमने नहीं बताया जानबूझकर नहीं, क्योंकि मेन से जब आपको 200 वर्ड्स में आंसर लिखना है तो गिना चुना सिलेक्टिव पॉइंट्स ही आपको लिखने रहते हैं। जो सबसे खास हैं आप उनको लिखिए। 1857 में किसानों ने पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया साहब। वर्दी विहीन किसान वाली बात आपसे कही, सॉरी सैनिकों वाली बात कही। नील आंदोलन 1860 के दौर में अपन देखते हैं, दीनबंधु मित्रा, नील दर्पण इत्यादि वगैरह, ये प्रिंट्स में आपने पढ़े हुए, इसलिए दोबारा इस पर 4 मिनट पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ मैं। इस आंदोलन में खास क्या था, इस आंदोलन में खास ये था कि यहाँ पर ये वाला ज़बरदस्त हिंसक होने वाला है, जबकि ये वाला अहिंसक था। यानी आने वाले टाइम पर गांधी जी जो मूवमेंट इंडिया में चलाने वाले, उसकी झलक आप यहाँ पर देख सकते हो। यही वजह है कि ये वाला आंदोलन काफ़ी सफल होने वाला है। हालांकि सब कुछ वो नहीं मिलेगा जो किसानों ने चाहा था, लेकिन फिर भी बहुत कुछ वो मिल जाएगा जो किसानों की डिमांड थी साहब। तो ये एक उसका खास पॉइंट अपने आप में बनता है। नेक्स्ट जाते हैं, इसके पश्चात में आप देखें किसानों की प्रतिक्रिया। इसके पश्चात में आप देखिए अगला आंदोलन, वह कहलाता है दक्कन के उपद्रव, जिन्हें दक्कन उपद्रव के नाम से भी जानते हैं। 1874-75 के दौर में आप देखेंगे दक्कन के उपद्रव। यहाँ पर किसानों ने आंदोलन किए, हिंसात्मक आंदोलन हो जाने वाले हैं, जिन्हें अपन ने दक्कन के उपद्रव कहा। इसकी भी खास बात क्या थी, इसकी खास बात यह थी कि यह उपद्रव या यह जो हिंसक घटनाएं हुई, ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ तो डायरेक्टली नहीं थी, इनडायरेक्टली कह सकते हो, बल्कि ये कहाँ के खिलाफ थी, साहूकारों प्लस महाजनों, इनके खिलाफ होने वाली है। रीज़न, यहाँ पर व्यवस्था हुआ करती थी महालवाड़ी साहब। इस व्यवस्था में टैक्स आपको ऑलरेडी कैश देना ही है। साहूकारों महाजनों से लिया, अंततः उन्होंने ऐसे दस्तावेज रचे, बनवाए, अंगूठे लगवा लिए, ज़मीनें अपने नाम करवा ली। अंततः विद्रोह हो जाने वाला है, अनेक स्थानों पर होने वाला है। कालूराम के विद्रोह से शुरू होता है, फाइनली क्या करने वाले हैं, किसान एकजुट हो जाने वाले हैं, हिंसक आंदोलन करेंगे। जो भी साहूकार महाजन थे उनके बही खाते छीन लेंगे, उनमें आग लगा देंगे, कई लोग इसमें मारे जाने वाले हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, शांति व्यवस्था स्थापित करने के नाम पर हस्तक्षेप करने वाली है। अंततः विद्रोहों को दबा दिया जाएगा, क्योंकि असंगठित भी थे और उनके पास में उतने संसाधन नहीं थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में हुआ करते थे साथ ही। तो ये हम देखते हैं। तो ये कुछ ऐसे आंदोलन हुए। और आगे चलते हैं अपन। आंदोलनों का स्वरूप जो है वह धीमे धीमे बदलने वाला है, ठीक है। उसकी वजह थी 19वीं शताब्दी में आंदोलन का स्वरूप हम कुछ ऐसा देख रहे हैं कि ये हिंसक हो रहे हैं। 20वीं शताब्दी में गांधी जी के आगमन के पश्चात में एक नया स्वरूप हमको देखने को मिलेगा, उस पर भी बात करेंगे। 1857 नील आंदोलन, दक्कन उपद्रव। एक और देख लिए, पबना का विद्रोह या के विद्रोह। पबना कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में ये एरिया पड़ता है साहब, पबना। 1873 से लेकर अगले 3-4 साल 5 साल तक यह आंदोलन चलने वाला है। यहाँ पर जमींदारों ने, क्योंकि यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था थी बंगाल में, आप इस क्षेत्र को जानते हैं, यूसुफ शाही परगने से शुरू होता है। किसान जमींदारों की मनमानी के विरुद्ध
संगठन बनाएंगे और लगान देने से अंततः मना कर देंगे। इसकी खास बात यह थी कि इसमें किसानों ने अपने संगठन बनाए। किसान संगठन की अवधारणा हमें देखने को मिलती है, हालांकि वो आधुनिक आज के संगठन नहीं थे, एक संघ बनाया था उन्होंने। और इस संघ ने क्या किया, कोर्ट केस किया। किसके खिलाफ? बोले साहब यहाँ जमींदारी व्यवस्था से हम त्रस्त हैं, तो जमींदारों के खिलाफ मामला कोर्ट में जाने वाला है। यानी कि वो लड़ाई को लड़ने का तरीका सीख रहे हैं। साहब यदि केवल विद्रोह कर देंगे, शक्ति के बल पर इन विद्रोहों को दबा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब होने वाली है। कोर्ट में मामला चला जाएगा। कुछ जगह पर हम देखेंगे कि न्याय प्रक्रिया में डिले होगा, देरी होने वाली है, तो कुछ जगह पर हिंसक आंदोलन भी हो जाने वाले हैं, यानी हिंसा हो जाने वाली है। फाइनली खास बात इसकी ये थी, चाहे ये वाला आंदोलन रहा हो चाहे ये वाला आंदोलन, बंगाल क्षेत्र के अनेक बुद्धिजीवियों ने इन आंदोलनों को समर्थन दिया था। ये एक बहुत ही खास बिंदु कहलाता है। क्यों दिया था? क्योंकि आपने स्पेस छोड़ा था बातचीत का, न्यायिक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया का। जब भी ऐसा स्पेस छोड़ा जाएगा कि हाँ डायरेक्टली हिंसक नहीं हो गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, एक सही तरीके से रख रहे हैं, तो ऐसे जो लोग होंगे जो हिंसा का समर्थन नहीं करते, वो आपके साथ में शामिल हो जाएंगे। तो बुद्धिजीवी वर्ग ने कहीं पर डायरेक्टली हम देखते हैं, कहीं पर इनडायरेक्टली हमको समर्थन देखने के लिए मिलता है। तो ये दो बहुत ही सक्सेसफुल आंदोलन होने वाले हैं। नील और ये दोनों में ही क्या था, अहिंसक आंदोलन। कुछ जगह पर इसमें हिंसा हुई, ये बात मैं कह चुका हूँ, ठीक है, कुछ जगह। लेकिन इसके बाद से स्वरूप हमारे देश में और भी बदलेगा। उसके बदलने की वजह थी, वजह क्या थी साहब? 1875-80 के बाद से भारत में आप देखें अनेक उद्योग उभर कर आ चुके हैं। एक पॉइंट नंबर 2, इनके रिजल्ट भी आ चुके हैं कि साहब यहाँ से यदि हम देखें कि हम एकताबद्ध होते हैं, संगठित होते हैं, तो हमको सफलता मिलने की संभावना जो है वह काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। तो ये चीज़ वहाँ पर देख ली गई। अनेक ऐसे राजनीतिक संगठन भी बन जाएंगे। आपको पता है 1875 के बाद, 80 के बाद से, चाहे आप खुद कांग्रेस की ही बात कर लें 1885, वहाँ पर ये लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं और उसको आंदोलन के रूप में उठाने वाले हैं। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब इसमें एक बात को आप क्लियर कर लीजिए, 1875-80 के पहले आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या कारण थे, यहाँ 3 मार्क्स में पूछेगा नीला आंदोलन, पवना का विद्रोह 3 मार्क्स में पूछ सकता है आपसे, शॉर्ट में पूछ सकता है। लेकिन जब भी बड़ा क्वेश्चन आएगा तो किसानों की प्रतिक्रिया पूछ सकता है। कुछ आंदोलनों के नाम हम लिखेंगे, सबके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं कि असेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल एक से एक सजा दो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे? क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछा जाए किसान आंदोलन के कारण, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ये कारण हो सकता है स्पेसिफाइड कर दे कि 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन के कारण, ऐसा भी पूछ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कहे साहब जी केवल किसान आंदोलन, इसका मतलब क्या? 19th एंड 20th सेंचुरी में दोनों में ही किसान आंदोलन के कारण। हम पढ़ लेंगे दोनों फॉर्मेट में कि साहब 19वीं शताब्दी तक के कारण क्या थे, 20वीं शताब्दी के कारण क्या कहते थे। कारण भी पूछ सकता है, परिणाम भी पूछ सकता है, कुछ इस टाइप से एनालाइज करने के लिए भी आपको दे सकता है। तो पूरी कथा कहानी अपन को मालूम होनी चाहिए कि क्या कहता हुआ। चलो तो एक एक करके अपन उस पर चीज़ों पर और नज़र मार लेते हैं। सबसे पहला कारण, यदि आप बिंदुवार लिखना चाहें, लगान दर का अधिक होना। सबसे पहला कारण, लगान तो पहले भी लगता था मुगल काल में, दिल्ली सल्तनत में, गुप्त काल में इत्यादि में, लेकिन दर इतनी ज़्यादा नहीं। संपूर्ण भारतीय इतिहास में मैक्सिमम रेट रही है 1/3। अंग्रेज़ों ने इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ाकर लिया था। किसानों के पास में 2 वक्त के लिए खाने के लिए नहीं बचेगा। लगान दर का अधिक होना। पॉइंट 2, कठोर वसूली, कठोरता से वसूली। पॉइंट 3, नगद भुगतान, क्योंकि नगद भुगतान में ब्रिटिश गवर्नमेंट को नगद ही चाहिए। व्यापारी भी अपना एक संगठन बना के किसान को लूटने का प्रयास करेंगे, कहेंगे हमें तो आज खरीदना ही नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ें होंगी इसके कारण भी। ये सब ड्रॉबैक्स थे, उसके कमियां थी, कमजोरियां थी, चुनौतियां थी। नेक्स्ट वन,
अनेक कानून जो कि किसानों के विरोधी थे, अनेक कानून दरें या कानूनन निर्धारित की गई दरें, चाहे जमींदारी व्यवस्था हो, चाहे रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, चाहे मालवाड़ी। रैयतवाड़ी फिर भी ठीक थी, मतलब अंधों में काने राजा वाली बात आप कह सकते हो साहब, ठीक है। चलिए, तो ये भी उसकी एक वजह होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट, अनेक कानून, चाहे राजगामिता कानून बताया हो आपको, चाहे सूर्यास्त कानून वाली बात कही हो, ये भी वजह थी। नेक्स्ट वन, भूमि पर यानी ज़मीन पर बढ़ता दबाव। भारत के अंग्रेज़ों ने उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया था, ये बात आप जानते हैं। हस्तशिल्प उद्योग, अन्य धंधे वगैरह वो सब क्या हो जाने वाले हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं। तो फाइनली जनता किस पर आश्रित होती गई, माइग्रेट होकर फाइनली भूमि पर। दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन लाभ की जो दर थी वो ना के बराबर थी। जो लाभ बनता भी था वो इनके हाथ में, इनके हिस्से में चले जाते थे। तो उद्योग धंधे, हस्तशिल्प इत्यादि वगैरह की नष्ट होना या उसकी बर्बादी। नेक्स्ट वन, भूमि का स्वामित्व छीन लिया जाना। किसके हाथ में दे दिया था, जमींदारों के। तो ये भी एक खास वजह थी कि उन्होंने आंदोलन किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, किसान अंततः कैश में लगान चुकाने के लिए उस धन की व्यवस्था के लिए कहाँ जाएंगे। तो आपको बताया साहूकारों, महाजनों के पास में जाएंगे। ये भी अंततः क्या करते थे, साहूकार प्लस महाजनों का शोषण। ये सब एक से ही कमाना चाह रहे, वो कितनी जगह पर लुटे, अंततः विद्रोह कर देगा साहब जी, ठीक है। नेक्स्ट वन, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ट्रेड पॉलिसीज़, टैरिफ पॉलिसीज़, जो उनकी आर्थिक नीतियां थीं, वह भी जिम्मेदार थी इसके लिए। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां कैसी, जो भी इनके द्वारा पॉलिसी बनाई जा रही थी वो किसके पक्षधर होती थी, वो ब्रिटेन के या अंग्रेज़ों के पक्षधर होती थी। अनेक ऐसी परंपराएं हमको देखने को मिलती हैं जिनको मान्यता इन्होंने प्रदान कर दी, चाहे दिनकटी पद्धति हो, चाहे नील का उगाना कंपलसरी हो, चाहे ज़मीनों में मालिकाना हक जमींदारों को देने वाली बात हो, चाहे यहाँ पर आकर अंग्रेज़ों के द्वारा ज़मीनों को खरीद लिया जाने वाली बात हो। तो ये सब प्रमुख वजह उसकी हुआ करती थी। तो नीतियाँ ही ऐसी थी। एक्सपोर्ट हम डायरेक्टली पूरी दुनिया भर में नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिले। रोज़गार मिले तो साहब ज़मीनों से हम शिफ्ट होकर किसानों से हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह पर जाएं, पर वो भी नहीं था। ट्रेड व्यवस्था इतनी कठोर थी कि जो कुछ भी काम करना है ब्रिटेन के माध्यम से ही करो, ताकि वो अधिकतम लाभ कमा सके साहब। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। नेक्स्ट वन, लगातार पड़ने वाले अकाल, सूखे, भुखमरी, अकाल, सूखे आदि। और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या थी, उदासीन बनी हुई थी। मुग़ल काल हो यानी मध्यकाल हो, चाहे प्राचीन काल हो, जब भी ऐसी कोई चीज़ें हुई हैं, भारत के जो भी शासक रहे हैं उसने जनता के कल्याण के लिए काम किए। बोले साहब अकाल पड़ता है, बोले पानी की समस्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली। हमारे जो देश के शासक थे, वो चाहे मुग़ल रहे हों, चाहे दिल्ली सल्तनत के हों, चाहे गुप्त हो, चाहे मौर्य काल वगैरह के हो, आप देखते हो उन्होंने आम जनता के कल्याण के लिए काफ़ी काम किया। एग्जामिनर आपसे वही एविडेंस पूछता है, प्रीलिम्स में 50 बार पूछ चुका है आपसे, वही आपको मेंस में भी लिखना चाहिए। प्राचीन भारत का आप उठाकर लिखना चाहें, सुदर्शन झील क्यों बनाई गई थी, सुदर्शन झील, और क्यों एग्जामिनर आपसे इतने ज़्यादा बार पूछता है। सुदर्शन झील का मतलब ही ये है कि जनता के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, ताकि अकाल वगैरह पड़ जाए, वाटर की समस्या हो जाए, तो उसके लिए अपन ने वाटर को स्टोर करके रखा, उसके लिए झील बनाकर रखी हुई है। एक शासक ने नहीं, बल्कि 1+3 शासक उसको ना केवल मेंटेनेंस करते हैं साहब, बल्कि उसके माध्यम से सप्लाई करने वाले हैं। तो ये चीज़ हम देखते हैं, इसलिए वो आपसे पूछ लेता। तो यहाँ पर आप बताइएगा कि भारतीय के जो पुराने शासक थे उनके बारे में, और किस प्रकार से उदासीन या निरंकुश बने रहते हैं, केवल शोषण बस करते रह जाते हैं, है ना। तो कोई उत्तरदायी सरकार नहीं थी ये, किसी प्रकार का इन्होंने उत्तरदायित्व लिया ही नहीं। बोले साहब अकाल पड़ गया, हम क्या करेंगे, तो बोले साहब फिर हम भी क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो ये चीज़ें देखेंगे। मध्यकाल में आप देखो, मध्यकाल के शासकों की बात कर लो, कहीं आप पढ़ते हो किसी ने सिंचाई विभाग बनाया, कहीं पर आप पढ़ते हो सिंचाई पर कर भी लगा दिया। ऐसी भूमि जिस पर सिंचाई की व्यवस्था, उस पर टैक्स ज़्यादा लगता था। बहुत सारी नहरें आप पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने नहरों वगैरह का निर्माण कराया, बाद में और भी नहरें किसने क्या बनवाई, ये पढ़ते हो। मुग़ल काल में इसे पढ़ते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भारतीय शासक हुआ करते थे, नहरों की, तालाबों इत्यादि वगैरह की व्यवस्था करवा रहे हैं, वो किसके लिए, आम जनता के लिए। इनने कुछ नहीं किया ब्रिटिश शासन ने, ये बुराई थी साहब। और भी आप पढ़ते हो, विजयनगर वगैरह में पढ़ते हो,
तो ये व्यवस्थाएं हमको देखने को मिलती हैं। चोल काल का आप पढ़ते हुए मिलती हैं। विजयनगर में तो इतना खास है कि साहब शासन व्यवस्था बिल्कुल नहीं करता था सिंचाई वगैरह के लिए। क्लियर। लेकिन यदि आप पाते हैं इस चीज़ को अच्छे से फाइंड आउट करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ आम जनता और उसके ग्रुप, संगठन, श्रेणियाँ, व्यापारी वर्ग, ये अपने पास से पैसा इकट्ठा करते थे साहब जी, और सिंचाई वगैरह नहरों की व्यवस्था करते थे। उस पर टैक्स भी लगाकर पैसा वसूल भी कर लेते थे। यानी पीपी टाइप का मॉडल जो होता ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप का, वैसा था। शासन केवल उसको प्रोत्साहित करता था, टैक्स में कुछ छूट प्रदान करता था। ये हम देखते हैं। जहांगीर के काल में आप देख लीजिए, दो व्यवस्थाएं हमको देखने को मिलती हैं। ऐसा ही आपको विजयनगर में देखने को मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी वारिस के उसकी यदि डेथ हो जाती है तो विजयनगर काल में हम पाते हैं कि उसकी संपत्ति को राज्य हस्तगत कर लेता था। ठीक, तो राज्य यानी सरकार, राजा, और वो अपनी जेब में नहीं डालता था उसको। वह संपत्ति का उपयोग, धन संपदा का उपयोग सिंचाई के, शिक्षा के साधनों को मेंटेन करने में, व्यवस्थित करने में, प्रबंधित करने में किया जाता था। तो ये पॉइंट हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं। ये अपने आप में एक बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। जहांगीर के काल में भी लगभग इसी टाइप के हम शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। तो कहने का आशय क्या है? कहने का आशय ये है कि अंग्रेज उदासीन बने रहे, किसी भी प्रकार के उत्तरदायी कार्य उन्होंने करने का प्रयास शुरुआती दौर में, यानी 200 साल के शासनकाल के दौर में, शुरुआत के 100, 125, 150 वर्ष तक तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने। इसके कारण क्या हुए? किसान बेचारे बहुत असंतुष्ट होने वाले। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। नेक्स्ट वन, अंग्रेजों के काल में नौकरशाही में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार और अंधेर गर्दी का होना। बहुत भ्रष्टाचार था साहब जी। जमींदारों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता, साहूकार महाजनों के द्वारा किया जाता था। जानबूझकर किसानों से अंग्रेजी में लिखे हुए लेटरों पर साइन, सिग्नेचर, अंगूठे वगैरह करवा लिए जाते साहब। अंततः उसकी ज़मीन जब्त कर लेते थे। न्याय प्रणाली, पुलिस प्रशासन किसका पक्ष लेती थी? जो उनको पैसे खिला देता था। ये हमको देखने को मिलता है। पुलिस आप तब की मिला लो, आप आज की भी मिला लो। यही वजह है कि कई बार कहा जाता है साहब ये औपनिवेशिक काल की पुलिसिंग व्यवस्था है आज भी हमारे देश में। इसमें सुधार करना है साहब। सोलिया सोराबजी, न जाने कितने सारे आपने नाम पढ़े हैं। अभी भारत के जो मुख्य न्यायमूर्ति NV रमन्ना जी, उन्होंने भी इस बिंदु को उठाया साहब कि साहब उसमें सुधार करना है, पुलिस को ऐसा नहीं होना चाहिए। जब चाहे जब हम कोई ना कोई ऐसे मामले पढ़ते रहते हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं साहब, पुलिस के अत्याचार। तो उस ज़माने में तो क्या था साहब, आज जबकि सुनवाई के 50 साधन हैं, तब इतनी समस्याएं हैं। तो फिर तो आप सोच कर देखिए क्या था। प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम वगैरह में व्याप्त अति भ्रष्टाचार की समस्या। अंततः सुनवाई का ना हो तो किसान क्या करेगा? देखते देखते, करते करते अंततः विद्रोह करने पर आमदा हो जाएगा साहब। ठीक। नेक्स्ट वन, किसी भी प्रकार के कृषि सुधार कार्यक्रमों को अंग्रेज शासन द्वारा लागू ना किया जाना। किसी भी प्रकार की योजनाओं का निर्माण ना किया जाना जो कि किसके लिए हितकर हो। ये हैं कोई भी कृषि नीतियों का ना होना, कल्याणकारी किसी कार्यक्रम का ना होना। ये एक बहुत ही खास वजह थी। स्वतंत्र भारत की आप सरकार देखो, कृषि के विकास के लिए कितना क्या काम नहीं किया। चाहे रिसर्च वाली बात हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत काम किया था। आप आज तक कर रहे हैं, कहीं कोई योजना, कहीं कोई योजना। करंटली आप लिख सकते हो। अंग्रेजों के द्वारा शुरुआती दौर में ऐसा कुछ नहीं किया भी गया तो बहुत बाद में किया गया किसानों के लिए। आप देखते हैं साहब कि जो मेयो था उसके काल में थोड़ी बहुत आप किसानों के बारे में सुनते हैं। पहली बार आप देखते हैं कि करजन के टाइम पर हाँ कृषि करके कोई आयोग था, के बारे में आपने सुना हुआ था। मेयो के बाद में सिर्फ करजन, उसी एक ही विभाग को अपडेट कर रहे हैं। 1929 में आप पढ़ते हैं कि हाँ इंडियन इंपीरियल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च बनाई जाती थी। ये बाद का दौर है जब अंग्रेजों के जाने का है। बाकी समय तक आपने बहुत ही कठोरता से शासन किया। कुछ नियम कानून लेकर आए थे, चाहे बंगाल टेनेंसी एक्ट हो, पंजाब टेनेंसी एक्ट हो, परंतु उसे बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिल पाई क्योंकि ये पक्षधर ज़्यादा किसान के नहीं हुआ करते थे। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसे कल्याणकारी कार्यक्रम, सुधार योजना इत्यादि वगैरह का अभाव रहा, जिसके कारण से भी किसानों ने आंदोलन किया, अपनी प्रतिक्रिया ये दी। किसी भी प्रकार का तकनीकी परिवर्तन वो नहीं लेकर आने वाले हैं। कोई ऐसी खास तकनीक नहीं लेकर आने वाले हैं, ना भारत को देने का, ना भारत के किसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का, चाहे बीजों के माध्यम में हो, चाहे फसल कटाई को लेकर हो, चाहे उसकी मार्केटिंग को लेकर हो, उसकी ग्रेडिंग प्रणाली को लेकर हो, चाहे MSP जैसी कोई चीज़ हो। किसानों की हेल्प के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसको लूटा, उसका शोषण किया है। अंततः वो क्या करेगा? प्रतिक्रिया देगा अपनी। कहीं पर वो हिंसक होगी, कहीं पर वह दूसरा माध्यम अपना लेने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय कारण भी जिम्मेदार थे किसान आंदोलनों के लिए, किसानों की प्रतिक्रिया के लिए। कैसे अंतर्राष्ट्रीय कारण? जब इन्होंने देखा कि देश भर में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, पहला पॉइंट, ठीक, स्वतंत्रता आंदोलन।
पार्टिसिपेट किए हो। दूसरा पॉइंट, किसानों और मजदूरों की सरकार कहीं पर बनी, यानी साम्यवादी आंदोलन, साम्यवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा। जब ये चीज़ दुनिया भर के सामने आई तो इससे ये कहीं ना कहीं परिचित होने वाले हैं। कार्ल मार्क्स की विचारधारा सामने आ ही चुकी थी कि दुनिया के जितने भी गरीब लोग हैं, सर्वहारा वर्ग जो हैं यानी किसान और मजदूर, एक हो जाओ और इनके खिलाफ हिंसक संघर्ष करो, ना केवल सरकार के खिलाफ बल्कि बुर्जुआ वर्ग से लेके जो पूंजीपति वर्ग है उनके खिलाफ। उसने भी काफ़ी प्रेरित करने वाला है। बोले आपका जानबूझ का शोषण करते हैं, आपके देश के हों चाहे विदेश के हों, से कोई लेना देना नहीं होता है साहब। तो यह भी एक कारण था, इसके कारण भी किसानों ने आंदोलन किए, चाहे हिंसक हो चाहे अहिंसक हों। साम्यवादी क्रांति का हो जाना 1917 में रशिया में हम देखते हैं, इससे भी लोगों को काफ़ी बल मिला। भारत में अनेक प्रकार के किसान संगठन पड़ते हैं, अवध किसान सभा, बिहार किसान सभा। 1918 1918 अवध किसान सभा, 1918 ईयर मैच कर लो। 17 में देखो साम्यवादी क्रांति रशिया, 18 अवध किसान सभा। फिर उसके बाद में देश भर में होने वाली है। फाइनली अंततः बहुत सारे नहीं बताओ कि बिहार की बताने लग गए, मध्य भारत की बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अखिल भारतीय किसान सभा 1936, सहजानंद सरस्वती इत्यादि नाम आपको यदि याद आ जाए तो बता सकते हो, नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं साहब, ठीक है। इनसे भी लोग क्या हुए, संगठित हुए, एकाग्र हुए, प्रेरित हुए, आंदोलन किया साहब आपने, ठीक। नेक्स्ट वन, कुछ समयगत परिस्थितियां उनके कारण भी होने वाला है। सबसे खास परिस्थितियां, प्रथम विश्व युद्ध, या और भी आप देखें तो इसके भी पहले आप बता सकते हो। 1860 में देखो अमेरिकी गृह युद्ध। फिर दूसरा अपन देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18, और इससे भी महत्वपूर्ण कारण कहलाएगा महामंदी, 1929 की महामंदी। किसानों का इन सभी में बहुत शोषण होने वाला है, और अंततः जब उसका इतना अधिक मात्रा में शोषण हुआ तो वह क्या करने वाला है, वह मूवमेंट करने वाला है। तो ये सब क्या थे, ये थे किसान आंदोलनों या विद्रोह, पूछे आपसे उसके प्रमुख कारण थे। करीबन 11-12 कारण हो रहे हैं। 200 शब्द में इतनी बात को, इतने बिंदुओं को विविध स्वरूप से बता करके समझा दो, यही बहुत बड़ी बात है साहब, ठीक। किसान आंदोलनों की शुरुआत, भारतीयों की प्रतिक्रिया, भारतीयों में भी सबसे पहले क्या देख रहे हो आप, किसान। उसमें से भी अपन ने बताया शुरुआत से कुछ खास आंदोलन, बहुत सारे नहीं बताए आपको जानबूझकर अभी, ठीक है, आएंगे चर्चा करेंगे। शुरुआत के बता देना, आखिरी के बता देना, गांधी जी का एक आध बता देना, चंपारण बता देंगे साहब, बारदोली सत्याग्रह बता दोगे आप, इनको बता सकते हो। तेलंगाना आंदोलन, तेभागा आंदोलन वगैरह बता सकते हो, आज़ादी के ठीक पहले वाला। पवना के आपने बता ही दिया, उनको बता सकते हो। मोपला के बता सकते हो आप। तो इसका मतलब है कि आपके पास आंदोलन बहुत सारे हैं, तो इनको समझाने में ज़्यादा जोर नहीं देना। क्वेश्चन क्या होगा कि क्यों किया उन्होंने ऐसा, किसान आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, किसान विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे, बनेगा अपन को ये। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इन सभी में क्या हुआ कि किसानों की जो स्थिति थी वह काफ़ी ख़राब होने वाली है। सिर्फ इतना सा ही बताना, इनका शोषण और भी होने वाला है, इनकी वस्तुओं का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, अनेक सामग्री इनकी जब्त कर ली जाने वाली है साहब। तो इसके कारण क्या होगा, अंततः शोषण होगा। 1929 में तो बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी, मंदी वाली। अखिल भारतीय किसान सभा का जो आपको मैंने वर्ष बताया वो जरूर ध्यान रखना, 1918, 1936, ऑल इंडिया, इनको बताइए। तेभागा आंदोलन ज़्यादा है तो देख लीजिए थोड़ी सा। 1940 में हुआ था तेभागा आंदोलन, 3 मार्क्स में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। वजह क्या थी, लगान आयोग जो उस समय बना हुआ था, लगान कमीशन, उसमें कृषकों से लगान की ज़्यादा मांग की गई, जबकि किसानों का कहना ये था कि 2/3 यानी 66%
हमारे पास में रहना चाहिए। बात नहीं बन पाएगी। फाइनली बटाईदार तथा जोतजार जो होने वाले हैं वह आंदोलन कर देंगे। महिलाओं ने भी ज़बरदस्त भाग लिया, इसके पहले से भी लेते आ रहे थे। सरदार पटेल का, बारदोली इत्यादि वगैरह वो बता सकते हो। तो 3 मार्क्स में ये आ सकता है। स्पेशली कोई एक आंदोलन आपसे 200 वर्ड्स पर नहीं पूछेगा, है ना। अगर हाँ हिस्ट्री आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो ज़रूर पूछ सकता है IAS के मेंस में, लेकिन GS के पर्पज़ से कभी भी नहीं पूछेगा। वो कंप्लीट क्या कहेगा, आंदोलनों के कारण बताइए भारतीयों की प्रतिक्रिया। भारतीयों में किसकी सबसे पहली प्रतिक्रिया किसकी है, किसानों की। फिर आम आदमी का अपन नेशनल मूवमेंट देख लेने वाले हैं, उसके पश्चात में या उसी के दौरान या उसके पहले अपन देख लेने वाले हैं जनजातियों की क्या प्रतिक्रिया थी। तो कुछ इस तरह से अपन चीज़ों को बताने समझाने का प्रयास करेंगे। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, चलिए आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलनों के बारे में पूछा गया है तो 1920 से स्टार्ट करें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान आंदोलनों के कारण आपसे पूछा, इसका मतलब है कि प्लासी के युद्ध से लेकर 1947 तक जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, इतने बीच के टाइम पीरियड के आपको बताने हैं उसके प्रमुख कारण। पहला पॉइंट वो। हाँ, यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नहीं केवल चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के द्वारा किया गया, उनके जीवन का सबसे पहला सत्याग्रह इन इंडिया, उसके बारे में पूछा जा रहा है, तब आप फिर कहोगे कि हाँ उस चीज़ को बस बताओगे। लेकिन आपसे जब 20 और 30 का पूछा ही नहीं जा रहा तो आप 20 और 30 का दौर क्यों बताओगे। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं उस चीज़ के लिए, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, उससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आते हैं उस फॉर्मेट में पढ़ लेने का कोई मतलब नहीं है। भले आपने कितना ही डिटेल में कितने सारे फैक्ट आपने तैयार करके रखे हो, आने ही नहीं है कोई अच्छा तो थोड़ी है। जो आता है वो ये फॉर्मेट है, उसको ज़रा एक बार देख लीजिए, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने का प्रयास कर लीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अंग्रेज़ों ने जब से यहाँ सत्ता संभाली और 1947 तक जो भी घटनाएं हुई हैं उन सभी के बारे में आपको सम्मिलित रूप से बताना चाहिए। वही कहलाएगा किसान आंदोलन, ठीक है। क्वेश्चन लेकिन ये भी नहीं होता। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन होता है कि किसान आंदोलन के प्रमुख कारण बताइए। ये जो 10, 11, 12, 13 कारण जो आपको बताए हैं ना, आप इनको बताइए। इतना भी 200 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना ज़्यादा हो जाएगा, तो पहले ही से आपको क्लियर कर दूँ। इस पर सेम क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या होगा, किसान आंदोलनों के प्रमुख कारण बताइए तथा कुछ प्रमुख आंदोलनों के बारे में भी बताते चलिए या उदाहरण दीजिए। कुछ प्रमुख कौन से, ये वाले बताना, नील, दक्कन, पवना, चंपारण, बारदोली, तेभागा, इनको बताइए। सफिशिएंट है इतना, ये ठीक है। मध्य प्रदेश का लिख रहा है MPPSC, कोई आंसर लिख रहा है MP में होने वाले किसी आंदोलन के बारे में कोई जो आपको याद आ जाता है उसके बारे में बता दीजिए, सफिशिएंट होगा। कंक्लूज़न, अंग्रेज़ों की जितनी भी शोषण परक नीतियाँ थीं, किसानों को जिन जिन ने शोषण किया, जिन जिन कार्यों से हुआ, जिन तरीक़ों से हुआ, उन सभी ने एक सम्मिलित भूमिका निभाई। उन सभी के सम्मिलित परिणामों के स्वरूप हम देखते हैं कि भारत में किसानों ने ज़बरदस्त आंदोलन किया था, जो अनेक स्थानों पर हिंसक, अनेक जगह पर हमको अहिंसक देखने को मिला। 19वीं शताब्दी में जहां अहिंसक वालों की संख्या कम थी, वहीं पर 20वीं शताब्दी में अहिंसक वालों की संख्या ज़्यादा हो गई। इसको ऐसे भी कह सकते हो 19th सेंचुरी में मैक्सिमम हिंसक वाले देखने को मिलते हैं, जबकि 20th सेंचुरी में जो हमको है उसमें अधिकांशतः अहिंसक वाले देखने को मिलते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हो, डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में लिखना चाहते हो। और आंसर की जो मेन थीम रहेगी तो यही होने वाली है। क्लियर, समझ में आया ये टॉपिक अपन को। सेम इस पर क्वेश्चन अगला क्या होगा, अगला क्वेश्चन होगा कि भारत में ब्रिटिश काल में हुए जनजातीय आंदोलन विद्रोह के प्रमुख कारण सोदाहरण बताइए। सोदाहरण का मतलब है कुछ ऐसे विद्रोहों के नाम भी देने पड़ेंगे और क्या कारण थे उसके, वह भी आपको बताने पड़ेंगे। इसी में अगला प्रभाव को लेकर भी हो सकता है, पर प्रभाव को लेकर ये वाला क्वेश्चन नहीं होता। होता यह कि ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव, क्योंकि आपने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया है
उन प्रभावों में से ही तो ये इसका कारण निकलेगा कि आपने इतना शोषण किया, उसका प्रभाव ये पड़ा कि वो मजबूर हो गया विद्रोह करने के लिए। तो ये उसका अगला स्टेप ये है। उसी का अगला स्टेप क्या होगा? जनजातियों का आंदोलन। एनी डाउट? इतने की प्रैक्टिस कर लो, बिल्कुल जितने पॉइंट लिखे बिल्कुल चढ़ा लो दिमाग में, चाट जाओ, रट्टा मार लो, चाहे जो करना हो, या समझ लो। ये ही लिखना आप उठा करके, आप घर पर प्रैक्टिस करके देखिएगा। इसमें आपको जब लिखोगे इतने कारणों को, आपके 200 शब्द तो यूं ही हो जाने वाले हैं। जब आप उसको एक सही भावगत शैली में सही तरीके से प्रस्तुतिकरण कर रहे हो, डायग्राम से दे रहे हो, 200 वर्ड्स खत्म हो जाएंगे इसमें। अच्छा आंसर कहलाएगा आपका ये। प्रयास कीजिएगा, फिर बताइएगा। चलिए, तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, समझ में आया होगा आपको। और भी कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल आप लोगों के पास में अधिकार है, स्वतंत्रता है, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन से संबंधित, है ना। मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक के पश्चात में अगली क्लास पर।